नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वर्ल्ड मैपिंग की, और ये आज हमारी वर्ल्ड मैपिंग की अंतिम क्लास है। आज हम वर्ल्ड मैपिंग में अपने एशिया को पढ़ेंगे। एशिया को पढ़ेंगे, उसी एशिया में पड़ता हमारा भारत, उसी एशिया में पड़ता पाकिस्तान, उसी में पड़ता बांग्लादेश। तो देखेंगे भैया एशिया की कुछ खास बातें हैं, किस तरह से ये अन्य कंटिनेंट से अलग है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसकी नदियाँ कौन सी हैं, इसके पर्वत कौन से हैं, किन पर्वतों का प्रभाव है और यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, पहली बात। दूसरे, यहाँ का जो जनजातियाँ हैं वो जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों की बातें आज आज की क्लास में करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया कौन सा टॉपिक आज का हमारा? एशिया। तो देखो भाई, ये है हमारा एशिया। क्योंकि मैं आपसे बात करने लगूंगा, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा एशिया है। अब यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें कि पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे भैया ये तो हमें जो रेड वाला पॉइंट दिख रहा है यही तो एशिया। मैंने कहा जी बिल्कुल यही वाला एशिया है। लेकिन यदि हम किसकी बात करें, इस ग्लोब के माध्यम से एशिया को देखने की बात करें, तो एशिया वाला पॉइंट कहाँ से नजर आएगा? ये वाला जो आता है ना यूराल पर्वत, एशिया में जो आता है यूराल पर्वत, एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से। उससे नीचे आता है एजो सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। ये वाले सी किससे अलग करते हैं? इसे यूरोप से अलग करते हैं। और मेडिटेरियन सी के माध्यम से किससे अलग होता है? अफ्रीका से। तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा कर लेनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भैया एशिया की लोकेशन, एशिया कहाँ पर स्थित है पृथ्वी पर। तो मैं आपसे बात करूंगी, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, एक जियोइड शेप में। क्या है? पृथ्वी है एक जियोइड शेप में। यदि हम इस पर एक पड़ी हुई रेखा खींच दें, मतलब लेटी हुई रेखा, इन लेटी हुई रेखा को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लेटीट्यूड। और जो खड़ी हुई रेखा कहते हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। याद करने की ट्रिक है इनकी। तो इसे कहेंगे भैया 0 डिग्री लाइन या फिर भूमध्य रेखा से कहेंगे। यदि मैं इस पर एक रेखा से खींच दूं, देखना इन्हें कहते हैं देशांतरी पड़ी हुई रेखा है, देशांतर कहते हैं। अक्षांश और देशांतर, इन्हें अक्षांश कहते हैं, ये पड़ी हुई रेखा है। यदि मैं यहाँ से इस 0 डिग्री लाइन से यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दूं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम देशांतर। क्या है भैया? ये देशांतर है। ये वो समय रेखा है जो वहाँ से निकलती है, ब्रिटेन के लंदन के वहाँ से भी ग्रीनविच मीन टाइम से निकलती है। और इस मैप पर भैया तुम्हें दिख रही होगी। अब देखो, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था अफ्रीका, 0 डिग्री लाइन यहाँ से जा रही है भैया ये, और ये 0 डिग्री लाइन एक ऊपर से जा रही है। तो मतलब हमने किस हिस्सा में बांट दिया इसको? 4 हिस्सों में मैप को बांट दिया। किस हिस्से में बांट दिया? 4 हिस्सों में। यदि हम बात करें इसकी दिशा के आधार पर, तो सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन था इसका? ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये भैया कौन सा जाएगा? वेस्ट, और ये ईस्ट। तो 4 दिशाएं होती हैं। अब मैप में यदि हम बात करें, इस वाले मैप की यदि हम बात करें, तो आप मुझे बताइए रेड वाला जो पार्ट है ये किस मैप में नजर आ रहा है, मतलब किस हिस्से में नजर आ रहा है? आप कहोगे भैया सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है उत्तर में, क्योंकि इस रेखा के नीचे वाला भाग कौन सा है? ये तो साउथ है। साउथ है नहीं है? ये कौन सा है? ये नॉर्थ है। यदि हम दूसरी तरह से बात करें तो कौन सी दिशा में आएगा? ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? ये ईस्ट का है और ये वेस्ट का है। इसका मतलब ये जो रेड वाला पार्ट है इसका अधिकांश भाग पड़ता है नॉर्थ, और नॉर्थ में भी ईस्ट में। तो भैया एशिया का अधिकांश भाग लिखेंगे, एशिया का अधिकांश भाग, एशिया का अधिकांश भाग कहाँ से निकलता है भैया? अधिकांश भाग नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया एशिया का जो एशिया का भूभाग है अधिकांश किस गोलार्ध में पड़ता है? तो अधिकांश पूर्व, इसका जो अधिकांश भाग है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। लेकिन यहीं पर ये थोड़ा सा रेड वाला बिंदु, ये वाला, ये जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले देश कहाँ पड़ते हैं भैया? ये पड़ते हैं 0 डिग्री लाइन के नीचे। और जब 0 डिग्री लाइन के नीचे पड़ेंगे तो इसका मतलब ये एशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये वाले देश कहाँ पड़ेंगे भैया? ये पड़ेंगे
साउथ ईस्ट में। ऊपर वाला भाग कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला कौन सा जाएगा, साउथ ईस्ट। तो कुछ हिस्सा इसका कहाँ गया, साउथ ईस्ट में चला गया। अब साउथ ईस्ट में चला जाएगा, इसी कारण ये 0 डिग्री लाइन के पास में अधिकांश वर्षा होती है। क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। मैंने तुम्हें जब वर्ल्ड ज्योग्राफी बताई थी तो बताया था कि शाम 4 बजे के पास में इस 0 डिग्री लाइन के पास में अधिकांश वर्षा होती है। इसी कारण इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि भारत का जो ये वाला भाग है ना, कौन सा, अंडमान निकोबार, और जो दक्षिणी भारत है, केरला, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री लाइन के पास में है। वो सब चीजें बताई थी कि क्यों होती है, इनके बारे में बताया था। तो अब चलते हैं भैया हम इसकी एशिया की कुछ खास बात हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली बात तो ये बताई मैंने तुम्हें, इसकी लोकेशन कहाँ है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताएं, तो कौन सा महाद्वीप है भैया, एशिया है। यदि पूछे जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो एशिया। यहाँ तक कि जनसंख्या के आधार पर भी पूछा जाए तो कौन सा देश आ जाएगा, एशिया ही जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बड़ा देश है। यहाँ तक कि ये कुल जो अपना एशिया है ना, यदि पूरी दुनिया में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा, पूरी दुनिया में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा, तो 43 रुपए, 42 से 43 रुपए कहाँ से उत्पादन होते हैं, अपने एशिया से। तो जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप हुआ। दूसरे, इनका एग्जाम पूछा जाता क्रम, कि इनका जनसंख्या के आधार पर क्रम बताओ, ऊपर से नीचे की तरफ लगाने के लिए पूछा जाएगा यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। और यदि कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछा जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप, यदि पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर क्रम लगाने के लिए पूछा जाएगा। तो इनका क्रम क्या होता है, मैंने तो बताया था, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये वाले कौन से महाद्वीप है भैया, ये क्षेत्रफल के आधार पर। यदि जनसंख्या की बात करें तो भैया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा, बस क्या कर जाएगा, अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी बात आती है, यह कुल भूमि के क्षेत्रफल का, कुल भूमि के क्षेत्रफल का और पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भैया, 7.8% कवर करता है। यहाँ तक दो बातें समझने वाली हैं। अब आपका भैया एक जगह लिखा 30%, एक जगह लिखा 8.7%, तो इनका मैटर क्या है, इन बारे में बताइए। तो मैं तुम्हें बताऊं, यदि पूरी पृथ्वी अपनी क्या है भाई, यदि अपनी पूरी पृथ्वी का है और इस पृथ्वी पर कितनी 100 किलोमीटर स्क्वायर, कितनी भैया 100 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पाई जा रही है यदि पूरी पृथ्वी पर। देखिए एक मानक आंकड़े नहीं है, अपने पास से लिया है, इस तरह से मानना, माना सतह कितनी में आ जाएगी, 100 किलोमीटर स्क्वायर, हमने इसको इस तरह से मान लिया। तो पूछा जाएगा भैया कुल भूमि के क्षेत्रफल का, मतलब 30 किलोमीटर स्क्वायर, 30 किलोमीटर स्क्वायर कहां पर है ये केवल एशिया में है कुल भूमि के क्षेत्रफल का। लेकिन यहीं पर यदि पूछने लगे कि कुल सतह के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 7%, कुल सतह कितनी आ जाएगी, उसमें आएगा भैया पानी भी आ जाएगा, पानी वाला भाग भी, समुद्र वाला भाग भी और भूमि वाला भाग भी, उसका 8.7% आती है। तो इन चीजों में कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं। अब देखो बात आती है इनको अलग करने वाली। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता कि भैया एशिया को अफ्रीका से कौन सा भाग अलग करेगा, अफ्रीका को एशिया से अलग कौन सा करेगा, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग कौन सा पार्ट करेगा, अब ऑस्ट्रेलिया को एशिया से कौन सी चीजें अलग करेंगी। तो जल संधियां होती हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ जल लघु मध्य होते हैं, कुछ स्थल लघु मध्य होते हैं हिंदी में। तो उन चीजों के बारे में पूछा था। यहाँ पर लिखा हुआ एशिया को स्वेज नहर, यूराल नदी, यूराल पर्वत, पूर्व में एशिया, पूर्व में काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर दक्षिण में। अब देखो आप क्या भैया ये तुमने पढ़ के बताया, लेकिन ये चीज है कहाँ, मैं आपको बताऊं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था यूरोप, जब मैं तो पढ़ा था यूरोप और अफ्रीका, तो मैंने तुम्हें बताया था भैया ये कैस्पियन सागर कहाँ गया, काकेशस पर्वत के माध्यम से किससे अलग होता, एशिया से अलग होता। दूसरा स्वेज नहर ये वही है मिस्र वाली, कौन सी भी है, मिस्र वाली, जो जहां से होकर रास्ता जाता है लाल सागर का, किस लाल सागर का रास्ता होकर जाता है भूमध्य सागर में। मतलब यदि हमें एशिया को पार करके जाना भूमध्य सागर में समुद्र के रास्ते से, तो हमें इस स्वेज नहर से होकर जाना ही पड़ेगा। कहाँ पर है, ये है मिस्र में। मिस्र कहाँ पर है, इजराइल के पास में। इजराइल हाल क्या है, वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा है यूराल पर्वत कहाँ का है यूराल पर्वत, आप कहोगे भैया ये तो कहाँ का था, ये एशिया और यूरोप के मध्य क्या बना रहा था, सीमा बना रहा था, कौन सा, यूराल पर्वत।
दूसरी आती है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन और काला सागर। ये वही काला सागर है जहां पर कई प्रकार की नदियां गिरती हैं, जैसे यूक्रेन से निकलने वाली नीपर नदी। यूक्रेन से निकलने वाली नीपर नदी कहाँ गिरी थी? कैस्पियन सागर में गिर रही थी, काला सागर में गिर रही थी। दूसरी कई प्रकार की नदियां कहाँ गिर रही थी भैया? काला सागर में गिर रही थी। अभी की लोकेशन के ऊपर सब चर्चा करेंगे सबसे पहले। दूसरा लिखा पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ। अब देखो इनके एक एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले एशिया कौन सा होगा? ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो इसी मैप के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ये रेड सी दिख रहा है नीचे, यहाँ पर क्या है भैया? ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो हिंद महासागर है कहाँ? एशिया के दक्षिण में। दूसरी बात आती है यहाँ पर प्रशांत महासागर। ये वाला भाग कौन था? प्रशांत महासागर। तीसरा आता भैया आर्कटिक महासागर। और जो इधर वाला पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ पर जो पार्ट है ये भैया अफ्रीका। ये वाला भाग कौन सा था? अफ्रीका का था। और इस अफ्रीका में ये वाला पार्ट जो इसे कहते हैं लाल सागर। लाल सागर ये अरब सी है। दूसरा आता है यहाँ पर भूमध्य सागर। ये वाला भूमध्य सागर, ये ब्लैक सी। भूमध्य सागर और ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सागर। और यहाँ से पर्वत जाता है युराल पर्वत। अब मैं आपसे पूछने लगूं भैया कि एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ। आप कहोगे यार तुम हमें एक बात बताओ, आप पढ़ा तो इस टाइम क्या रहे हो? मैं आपसे कहूँ कि यूरोप की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ। आप कहोगे भैया तुम तो पढ़ा तो तुम एशिया रहे हो, लेकिन यूरोप की झील का नाम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई यूरोप की झील का नाम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूरोप में मैंने तुम्हें बताया था झील का नाम है, क्या नाम है उसका? लाडोगा झील। यूरोप की सबसे बड़ी झील है, लेकिन पाई कहाँ जाती है? वो पाई जाती है भैया रशिया में। ये वाला पार्ट किसका है यहाँ तक? ये वाला पार्ट रूस का है, जहाँ तक ये रेड लाइन खींची हुई ऊपर वाली। अब यार तुम्हें क्या होता रूस, अब तुम बता रहे कि रूस वाला पार्ट तो एशिया में भी है, रूस वाला पार्ट यूरोप में भी है। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एशिया और रूस ये दो देश ऐसे हैं जो एशिया और रूस दो देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में हैं, थोड़ा थोड़ा भाग इनका दोनों में है। हालांकि जो अपना रसिया है उसका 70% भाग तो एशिया में पड़ता है और 30% भाग पड़ता है उसका यूरोप में। जो टर्की है यानी तुर्की, उस टर्की का भाग पड़ता है, आधा भाग तो यूरोप में और आधा एशिया में। ठीक है भैया, तो कुछ चीजें थी एशिया के बारे में। दूसरी बात आती है इनकी कुछ प्रजाति है। बात है इसका कुल क्षेत्रफल। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 49.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में ही मापा जाता है। ये क्या है? इसका एक मात्रक है। दूसरी बात आती है एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है? 50 है। एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है? 50 है। लेकिन ये 50 देश वे हैं जो मानक हैं, जो एग्जाम में माने जाएंगे। हालांकि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी क्या करते हैं? दो देश हैं, जैसे कि एक का नाम क्या है? एक का नाम बलूचिस्तान है, दूसरे का पाकिस्तान। तो इन चीजों से हमें कुछ नहीं लेना, हमें केवल उन देशों की गणना करनी है, उन देशों को मानना है जो कौन मानता है? जिन्हें यूएन मानता है, यूनाइटेड नेशन में जो पंजीकृत है उन देशों की हम मानते हैं। बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है? बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या है 2300। टोटल कितनी भाषाएं हैं एशिया में? 2300 भाषाएं बोली जाती है अपने एशिया में। सबसे बड़ा देश है एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब चीन इसलिए बड़ा है क्योंकि रशिया का थोड़ा सा भाग कट करके कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया था यूरोप में, अन्यथा एशिया ही क्या होता? बड़ा होता। दूसरी बात है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, 8849 किलोमीटर, 8849 मीटर। कितनी भैया? मीटर रेंज है इसके, 8849। कहाँ पर है ये भैया? भारत में। आप कहोगे भैया ऐसी चीजें किताबों में लिखी तो वहां 1400। मैं कहूँगा भाई आप इन चीजों को देखिए, इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट को, इनको हम एक एक करके मैप के ऊपर दर्शाने के माध्यम से देखेंगे। दूसरी आती है एशिया की सबसे लंबी नदी, ये आती है यांगसी नदी।
चीन दुनिया में तीसरी सबसे लंबी नदी है और चीन चाइना की नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। कहाँ की है? यांगसी नदी। कहाँ गिरती है ये यांगसी नदी गिरती है चाइना से होकर गिरती है साउथ चाइना सी में। कहाँ गिरती है ये? साउथ चाइना सी में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी रिवर। पृथ्वी के ऊंचे और सबसे निचले दोनों स्थान एशिया में हैं। पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सबसे निचले, मतलब सबसे ऊंचे की बात हो रही है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की, और सबसे नीचे जो है वो है डेड सिरोर। वो कहाँ पर है भैया? जो माउंट एवरेस्ट वो भारत में है। दूसरा सबसे नीचा स्थान, मतलब पूछा जाएगा पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा स्थान कौन सा भी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन यदि एग्जाम में बदल कर पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु का नाम बताइए कौन सा, तो भैया डेड सी, डेड सीशोर। तो कहाँ पर है भैया? एशिया में है। अब देखो भाई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यदि ठीक ठाक से एग्जाम में बैठ गया तो यहाँ पूछ जाएगा भैया सीधा सीधा नाम देकर पूछा जाएगा जो अपना भारत है। भारत है वो एशिया के किस पार्ट का भाग है? आपका भैया तुमने बताया तो भारत तो एशिया का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर यदि थोड़ा डीप करके क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा भैया एशिया के, एक भारत जो है एशिया के किस पार्ट का भाग है? तो अपना नाम सुना होगा दक्षेश, मतलब दक्षिण एशिया। तो भारत किसका भाग है भैया? दक्षिण एशिया का। आपने सुना होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, नॉर्थ एशिया, पूर्वी एशिया। तो एशिया को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला भाग कौन था? मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब मिडिल ईस्ट। जो एशिया का भाग है ना मिडिल ईस्ट, यहाँ पर हमेशा तनाव बना रहता है। इस मिडिल ईस्ट में क्या बना रहता है भैया? तनाव बना रहता है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर सभी मुस्लिम देश हैं। क्या है भैया? इस मिडिल ईस्ट में अधिकांश क्या है भैया? मुस्लिम देश है। अधिकांश मुस्लिम देश है यहाँ पर। और इन मुस्लिम देशों के बीच में केवल क्या है? एक इजराइल, केवल इजराइल। इजराइल कैसा? एक यहूदी देश है। तो ये सब मुस्लिम देश मिलकर किसको परेशान करते हैं भैया? इजराइल को। तो इस कारण यहाँ पर क्या बना होता है भैया? तनाव बना रहता है। दूसरी बात आती है यहाँ पर पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन सा भाग है भैया? चीन, हांगकांग, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मकाओ, मंगोलिया। कौन था भैया? पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया को ना बांटेंगे कैसे? आप कहोगे भैया यदि ये एशिया का पार्ट है तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? पश्चिम, ये वाला पूर्व, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ एशिया। तो भारत के पास में जो इधर वाले देश हैं, भारत से ऊपर की साइड में और पूर्व की साइड में जो देश है उन्हें कौन से देश कहते हैं? पूर्वी एशिया वाले भाग। तो कौन से भैया? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मकाओ, मंगोलिया। अब मैं इनकी आपको लोकेशन दिखाऊं यदि मैप पर, तो कहाँ पर पड़ते हैं? आप स्वयं ही कहोगे भैया ये तो सही कह रहे हैं, तो कहाँ के हैं? ये पूर्वी एशिया के देश हैं। कहाँ के? ये भैया पूर्वी एशिया के देश। अब देखो ये अपना एशिया वाला पार्ट है, क्या है? और ये अपना एशिया वाला पार्ट है। इसमें कौन से भैया? ये जापान, उत्तर कोरिया, और कौन सा भैया? ताइवान, फिलीपींस। ये वाले देश कौन से? सब ये वाले पूर्वी एशिया के देश है कि नहीं है? क्योंकि अब हम इनकी बात करें, इनकी तो कौन से? पश्चिमी एशिया। इनकी बात करेंगे मिडिल एशिया, इनकी दक्षिण एशिया। तो एशिया को बांट दिया कि नहीं बांटते दिशा के आधार पर? तो ये कुछ नोट पॉइंट थे एशिया से संबंधित। दूसरी आती है भाई यहाँ पर उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में एकमात्र देश कौन सा भैया? उत्तरी एशिया में एकमात्र देश है रूस। रूस जो देश है, आपसे बात करूं इसका सोवियत संघ। रूस को पहले जानते थे सोवियत संघ के नाम से, सोवियत संघ या यूएसएसआर। अब इस यूएसएसआर का 1991 में, इस 1991 में हो गया था विघटन। विघटन होने के बाद में ये टूट गया था 15 देशों में। कितने? 15 देशों में टूट गया था। और 15 देशों में टूटने के बाद में इस यूएसएसआर यानी रूस जो वर्तमान में है 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में टूटने के बाद में इसके अधिकांश देश तो कहाँ गए? एशिया में। और जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, या फिर रशिया का कुछ भाग, वो कहाँ चले गए? वो चले गए भैया एशिया में। तो
सोवियत संघ के टूटने के बाद में कितने भैया 15 देशों में टूट गया था। कौन सा? रूस। है कहाँ पर ये वर्तमान में? ये वर्तमान में एशिया के उत्तर में है, मतलब उत्तरी एशिया में है। इसके बाद में था दक्षिण पूर्वी एशिया, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया। इसको लिख लेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, और कौन सा जाएगा? सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर, वियतनाम। ये सब कहाँ के भैया? ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। दक्षिणी एशिया आते हैं। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दक्षिणी एशिया इसमें कौन से? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मतलब इसमें अधिकांश वे देश हैं जो कभी ना कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कभी ना कभी क्या किसका हिस्सा हुआ करते थे? भारत का। अखंड भारत का क्या होते थे भैया? ये हिस्सा हुआ करते थे। इसमें अधिकांश वो देश है किसमें? दक्षिणी एशिया में। तो भारतीय परिवार के देश है सभी, जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, और कौन से भैया? पाकिस्तान। अब आते बात पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया के मतलब जिस वाले उसकी बात बता रहा था मैं, जो अधिकांश टूटकर बट गए थे उनमें देखो आर्मेनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश ऐसे हैं। इसमें जो अजरबैजान है ये कैसा देश है भैया? ये एक मुस्लिम देश है। कैसा? मुस्लिम देश। और जो आर्मेनिया है ये ईसाई देश है। जब ये टूटे थे ना, जब ये क्या हुआ था, जब इनका विघटन हुआ था रूस का, तो ये टूट गए थे। टूट गए थे। टूटने के बाद में इसका कुछ हिस्सा, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, मतलब जैसे पाकिस्तान ने भारत के हिस्से पर दावा करता है कश्मीर पर, उसी तरह से ये अजरबैजान किसके ऊपर दावा करता? यहाँ पर एक शहर है नागोर्नो काराबाग। नागोर्नो, कौन सा भैया? नागोर्नो काराबाग शहर है यहाँ पर, इन दोनों के मध्य नागोर्नो काराबाग। इस नागोर्नो काराबाग के कारण इन दोनों देशों में युद्ध चलते रहते हैं, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान पर। मैं इनकी दोनों देशों की खास बात बताऊं तो ये अजरबैजान जो है ना, ये अजरबैजान ये भारत का एक दुश्मन राष्ट्र है। मतलब दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन बार बार क्या करता है, एक मुस्लिम राष्ट्र, और मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते किसका सपोर्ट करता है? ये पाकिस्तान का सपोर्ट करता। इसी कारण भारत किसकी सहायता करता? भारत सहायता करता भैया आर्मेनिया की। भारत किसकी सहायता करता? आर्मेनिया की। और पाकिस्तान किसकी सहायता करता भैया? अजरबैजान की। हालांकि पाकिस्तान तो खुद ही सहायता करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी अपना धर्म के नाते, मुस्लिम धर्म होने के नाते किसकी सहायता करते हुए? अजरबैजान की। तो ये दो देश टूट के बने थे यूएसएसआर में से। दूसरा था बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की। जितने मतलब तेल का उत्पादन करने वाले अधिकांश देश हैं, तेल का उत्पादन करने अधिकांश देश हैं, वो कहाँ पर है भैया? वो है भैया पश्चिमी एशिया में। यहीं पर है भैया आर्मेनिया, अजरबैजान, यहीं पर है इजराइल, यहीं पर है ईरान और इराक। मतलब ये एशिया का ऐसा पार्ट है जहां पर, इस एशिया के ऐसे पार्ट है मतलब जहां पर युद्ध चलते ही रहते हैं। जैसे ईरान इराक के मध्य युद्ध चलता रहता है। इनका कारण क्या है? ईरान और इराक का लड़ने का कारण क्या है? अब देखो जो ईरान है, ये है भैया सुन्नी शिया बहुल देश। शिया, यदि कोई इस्लाम धर्म से है तो वो जानता होगा, ये है भैया शिया। और जो अपने ये है इराक वाले, ये है सुन्नी। और ये कौन है? सऊदी अरब, ये भी कौन है? ये सुन्नी है। तो ये इस कारण लड़ते रहते सुन्नी और शिया के विवाद में। ये कौन है भैया? सुन्नी है। तो इस जो ये एशिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर अधिकांश युद्ध चलते ही रहते हैं। और इसमें जो कौन था भैया? इराक वाला भाग है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। मतलब जो ये कौन से भैया यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने इनको आपस में लड़ा लड़ाकर कहाँ कर दिया? एक खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया इराक को। यहीं का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है ISIS। वो बहुत ही खूंखार संगठन है। कहाँ का भैया? इराक का। तो ये भैया किसके थे? ये एशिया के प्रमुख देश थे जिनका भौगोलिक विभाजन हमने देखा। कितने देश थे टोटल इसमें? आप मुझे बताएं इसमें एशिया में कितने देश थे? तो अब हम इन सभी की चर्चा करने वाले। देखो यही जो मैंने तुम्हें दिखाए थे,
एशिया। अब बात आती है एशिया के प्रमुख पर्वत की। यदि हम बात करें एशिया के प्रमुख पर्वत, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है एशिया के पर्वत। सबसे पहला था पोंटिन तथा टॉरस पर्वत। ये कहाँ पर है? ये तुर्की यानी टर्की में स्थित है। टॉरस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदी निकलती है। कौन से? तो टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदी निकलती हैं। और इन दोनों नदियों की, ये जो दोनों नदियां हैं ना, इन दोनों नदियों की घाटियों में या फिर इन दोनों नदियों के बेसिन में जो सभ्यता पाई जाती हैं वो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं। जैसे नील नदी के बेसिन में पाई जाती है, उस तरह से कोई वहां पर इन नदियों के सहारे पाई सभ्यताएं जो पाई जाती हैं तो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं। दूसरी आती है अरारत पर्वत, तुर्की का सबसे ऊंची चोटी है। अब देखोगे तुर्की को मैप में देखेंगे, यदि इसमें मैप दिया हो वीडियो में, देखो तो ये वाला पार्ट है एशिया वाला। अब इसमें एशिया वाले पार्ट में जो ये वाला भाग है ना भाई, ये वाला यहाँ पर कौन सा भाग है? इस वाले भाग में यहाँ पर लिखा पोंटीन, पोंटीन पर्वत। अब आप देखोगे यहाँ पर ब्लैक सी आ रहा, मतलब ब्लैक सी से ऊपर का पार्ट कौन सा भैया? एशिया का। ब्लैक सी से जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो एशिया का है, मतलब बिल्कुल एशिया का है। और यही एशिया ब्लैक सी के पास में जो कौन सा भैया? तुर्की। यहाँ पर जो देश है तुर्की, वो तुर्की आधा तो एशिया में था और आधा यूरोप में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पर्वत दिखाया पोंटीन, पोंटीन पर्वत आधा एशिया में है और आधा कहाँ पर है भैया? यूरोप में है। अब बात आती है भाई अरारत पर्वत, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी। भैया तुर्की की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अरारत पर्वत। तुर्की के पर्वत का नाम क्या भैया? पोंटीन पर्वत। क्या नाम है तुर्की के पर्वत का? तुर्की के पर्वत का नाम है पोंटीन। तुर्की के पर्वत का नाम क्या भाई? पोंटीन पर्वत है। उसके बाद आता है हमारा एल्ब्रुज। एल्ब्रुज तथा जाग्रोस। एल्ब्रुज तथा जाग्रोस कहाँ का पर्वत है? एल्ब्रुज तथा जाग्रोस ईरान की प्रमुख श्रेणियां है। और इसकी एल्ब्रुज पर्वत जो है श्रेणी में देवेंद्र चोटी स्थित है। अब आप देखोगे ईरान कहाँ पर है? तो ईरान, इराक, ईरान, इराक कहाँ पर थे भैया? ये पश्चिमी एशिया में थे, पश्चिमी एशिया में। अब देखो भैया ईरान का तो आपको एल्ब्रुज तथा जाग्रोस पर्वत की देखो यहाँ पर लिखा है हमें इस ग्रीन वाले पॉइंट के अंदर, ग्रीन वाले पॉइंट के अंदर तुम्हें लिखा एल्ब्रुज, एल्ब्रुज पर्वत और एल्ब्रुज ईरानियन प्लेट्यू। तो कहाँ पर है भैया? ईरान और इराक में स्थित है। कौन सा? एल्ब्रुज पर्वत कहाँ पर है भैया? ईरान में। उसी के पास में देखिए तुम्हें हिंदू कुश, हिंदू कुश श्रेणी, हिंदू कुश श्रेणी हिमालय पर्वत का अंग है। और कहाँ पर है ये? अफगानिस्तान में हिंदू कुश श्रेणी। उसी के नीचे आता फिर अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान जो क्या है भैया? भारत का एक दुश्मन राष्ट्र है। कहाँ पर है भैया? उसी के पास में हिंदू कुश पर्वत के थोड़ा नीचे कौन था? पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है? ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है। देखिए मैपिंग आपकी कब कंप्लीट होगी? मैपिंग जो है आपकी कंप्लीट तब मानी जाएगी यदि जैसे देखिए इस मैपिंग की क्लास में देश नहीं लिखा हुआ है, कभी देश का नाम नहीं है, देश का नाम देश का नाम नहीं है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पे जापान, मैं आपसे बात करूं जापान की, तो आपको तुरंत देखना भैया जापान। अब आपको मैं बताऊं जापान आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो मैपिंग थोड़ी है, वो जब मैपिंग नहीं है आपको जापान देखना है यहाँ पर, जहाँ पर वो स्थित है। तो मैपिंग आपकी तभी कंप्लीट मानी जाएगी यदि आपको किसी पॉइंट का नाम दिया जाए और मैप के ऊपर आपकी उंगली केवल वहीं जाकर रोके तुरंत 1 2 से 3 सेकंड में, तो आप क्या है? मैपिंग में एक्सपर्ट है, अन्यथा नहीं। तो ये वाला भैया एल्ब्रुज पर्वत कहाँ का भैया? ईरान का। दूसरा उसके पास में ये वाला पार्ट निकला तो हिंदू कुश। कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत की श्रेणी ईरान से होकर कहाँ जाती है ये भैया? ईरान से होकर आती है भारत के पामीर के पठार तक। इसके बाद में हिमालय पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत कहाँ का भैया? अफगानिस्तान का। हिंदू कुश पर्वत कहाँ का भाई?
अफगानिस्तान। देखो हिंदू कुश पर्वत, यहाँ पे लिखा है हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिच मीर है। एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाएगा हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? तिरिच मीर है। इनके पॉइंट मिलाने के लिए दिए जाते हैं, मिलान करने के लिए क्या दिए जाते हैं भैया? सही मिलान, सही मिलान के लिए भी दिए जाते हैं। कहाँ पे स्थित है ये? अभी पूछा जाएगा तिरिच मीर कहाँ है? ये भैया पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत का अधिकांश भाग कहाँ भैया? अफगानिस्तान में। सबसे ऊंची चोटी तिरिच मीर कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान में स्थित है। अब बता सुलेमान पर्वत सोल्ट रेंज किधर पर्वत? पाकिस्तान में। कहाँ पर भैया? पाकिस्तान में। अब देखो आपको इसे मैप पर दिखाऊं, ये वाला पहाड़ जो इस तरह से जा रहा है, ये वाला भाग, ये है सुलेमान पर्वत। कौन सा मेरे भाई? सुलेमान पर्वत कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। ये जो पार्ट इधर से आ रहा, ये इसका कुछ भाग तो पाकिस्तान में है और कुछ अफगानिस्तान में। जो ऊपर वाली रेखा है ये हिंदू कुश पर्वत की है, जो नीचे वाली रेखा है ये किसकी है भैया? ये सुलेमान पर्वत की है। किसकी मेरे भाई? सुलेमान पर्वत की रेखा है। उसके बाद मानता छगई पहाड़ियां। छगई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र है। मतलब छगई की पहाड़ियों में ही पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है। देखिए इनके पास में खाने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन परमाणु बम बनाए बैठे हैं। कौन? पाकिस्तान वाले। ये लोग क्या करते हैं? यदि इनके पास में कोई नेता जाता ना किसी देश का, किसी भी देश का इनके पास में कोई नेता जाता पाकिस्तान के पास में, या जाता कोई राष्ट्राध्यक्ष, तो इससे लोन वगैरह मांगते हैं, पैसे मांगते हैं अपनी मदद के लिए। लेकिन भारत को धमकी कैसे देते हैं, ऐसे पता नहीं क्या कर लेंगे। तो भैया क्या है कहाँ पर? परमाणु परीक्षण स्थित है। कहाँ पर? छगई की पहाड़ियों में। उसके बाद आता पामीर पठार, पामीर घाट तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन में स्थित है। इस क्षेत्र में एशिया की प्रमुख श्रेणी आकर मिलती है। इसे पामीर की घाट तथा विश्व की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार को क्या कहते हैं भैया? विश्व की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार कहाँ पर है? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, चीन में स्थित है। कौन सा? पामीर का पठार। अब देखो यहाँ पर दो देश आ रहे हैं, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान दो देश हैं। अब इन दो देश किसके थे भैया? पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब अब से 1991 से पहले मैं आपको बात करूं, 1991 से पहले जो अपना था ना रूस, उस रूस की सीमा अफगानिस्तान के पास में, अफगान से लेकर आरंभ हो जाती थी अफगानिस्तान से। तो ये अफगानिस्तान देश जो था ना, मतलब एक तरफ तो भारत वाला जो पार्ट था, पूरा भारत जो था, इसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। इस पर किसका कब्जा था? इस पर कब्जा था ब्रिटेन वासियों का। और जो उधर कौन से थे? वो रशिया वाले थे। तो दोनों ही क्या थे भैया? दोनों कम्युनिटी ईसाई कम्युनिटी थी और दोनों उपनिवेशिक बनाने वाले देश थे। तो इनके मध्य जो अफगानिस्तान वाला पार्ट था ना, ये कौन सा? अफगान, ये इनके मध्य था बफर जोन। बफर जोन कि भाई इस जोन के अंदर, मतलब इस अफगानिस्तान के पार तो तुम रहोगे, इस अफगानिस्तान के पार हम रहेंगे। तो ये अफगानिस्तान जो है ना भैया, बहुत ही लड़ाकू प्रजाति पाई जाते हैं यहाँ पर। मतलब आज तक इस अफगानिस्तान को गुलाम बनाने के लिए, इनके ऊपर शासन करने के लिए तो बहुत लोगों ने सोची। मतलब पहले जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब देखेंगे चीज़ों को। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो अफगानिस्तानी लोग तो होते थे, ये क्या करते थे? यदि इनके पास में, इनके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, तो अन्य लोग तो वैसे लड़ते थे आंदोलन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, लेकिन ये अपनी तलवार और भाले के माध्यम से ही अफगानी लोग, इन्होंने बड़े बड़ी मशीनरी वालों को वहां से भगा दिया। जैसे अभी 2021 में इन्होंने अमेरिका को भगा दिया। मतलब 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में पड़ा रहा कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र बहाल रहे, और इसका शोषण ही कर रहा लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका। तो इन लोगों को यहाँ से भगा दिया था। उससे पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया। अब बात आ रहा है फ्यूजी पर्वत। जापान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? फ्यूजी पर्वत। सबसे ऊंची चोटी कहाँ की भैया? जापान के। कौन सा? फ्यूजी पर्वत। अब जापान कहाँ पर है? यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। जापान ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये भैया किसका दिखा तुम्हें? ये जापान का पार्ट दिखा, ये वाला। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फ्यूजी पर्वत। फ्यूजी पर्वत कहाँ भैया? ये जापान का है। कौन सा? फ्यूजी पर्वत। उसी के नीचे तुम देखा येलो सी, जापान सी, उसके नीचे येलो सी, यहाँ पर बेरिंग सी दिख रहा।
आपको देखो कहीं पर येलो सी है, कहीं पे ब्लैक सी, मैंने कहा इन लोगों ने इनको ऐसे बांटा हुआ है, कई जगह पर व्हाइट सी भी दिखेगा, क्या दिखेगा, व्हाइट सी भी है। कहाँ पर स्थित है, वो यूरोप में स्थित है। उसके नीचे लाल सागर, लाल सागर कहाँ पर है, वो अफ्रीका और एशिया के मध्य है। येलो सी कहाँ पर है, वो पूरी तरह एशिया में है। कहाँ पर भी है येलो सी, वो जापान और साउथ कोरिया के पास में है। कौन से किनाबालू पर्वत मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत। अब देखो इनमें कुछ समझाने वाली हिस्ट्री नहीं है भाई, मैं तुम्हें कहूँ कि इन चीजों को देख लीजिए, हालांकि कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, आप इन्हें अपने रफ में नोट कर सकते हैं, हालांकि आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। उसके बाद में आती है अराकानियोमा पर्वत, या फिर कुंजक, ये कहाँ के भी है, इंडोनेशिया की पर्वत है अराकानियोमा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है अराकानियोमा। अराकानियोमा ऐसी भारतीय परीक्षा होती है, उनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यांमार में स्थित पर्वत है, कौन सा, अराकानियोमा पर्वत। पूर्वांचल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी पर्वत का भाग माने जाते हैं। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया, विश्व के मतलब माउंट, इसकी जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, विक्टोरिया चोटी, अराकानियोमा पर्वत की। उसके बाद में आता भैया विश्व के 26 जैव विविधता स्थलों में से, ये विश्व के 26 जैव विविधता। अब ये जैव विविधता स्थल क्या होते हैं, जैव विविधता स्थल क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, क्या होते हैं, जैव विविधता। अब जैसा कि इसके एग्जाम उसमें नाम में छुपा है जैव विविधता, मतलब जहां पर बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां पर पेड़ पौधों व जीव जंतु की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। उसे कहते हैं, उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जैसे कहाँ पर है, जैसे केरला में कई प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, वहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि ये अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये जीरो डिग्री लाइन के पास में होते हैं, अधिकांश, सभी नहीं अधिकांश होते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है भैया, वहाँ पर अधिक वर्षा होगी, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी, अब देखो जहाँ पर क्या होगी, अधिक वर्षा, सबसे पहले देखो जहाँ पर पड़ेगी जीरो डिग्री लाइन के पास में, अधिक गर्मी होगी। इस क्रम को देखना भाई तुम सबसे पहले, यहाँ से ये चीजें समझाने वाली है ज्योग्राफी में। कैसे, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, जहां पर अधिक गर्मी, लिखो अधिक गर्मी, अधिक गर्मी होगी तो क्या होगी भैया, अधिक बादल होंगे, अधिक बादल होंगे तो वर्षा अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो क्या होगी भैया, वनस्पति, पेड़ पौधे क्या होंगे, अधिक होंगे। और उन अधिक पेड़, देखिए तीर का निशान ऊपर की तरफ होता है, मतलब अधिक, इन अधिक पेड़ पौधों को खाने के लिए क्या होंगे, अधिक जीव होंगे, और इन जीवों में भी, मतलब जो पेड़ पौधों को खाएगा उन्हें खाने के लिए क्या होंगे, मांसाहारी जीव होंगे। तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी, वहां पर अधिक क्या पाया जाता है, अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये चीजें समझाने वाली बीच बीच में तुम बता दिया है। उसके बाद में देखो हाकाबाजी राजी, यह कहाँ है, यह म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता, यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन अराकानियोमा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये वाला, हालांकि फिर भी इन चीजों को एक बार पढ़ लेना है। अब देखो मैंने तो बताया पामीर की पठार, पामीर हिंदू कुश पर्वत। अब देखो ये अफगानिस्तान वाला भाग, यहाँ के ऊपर कौन सा आ जाएगा भैया, ये वाला भाग तो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले पार्ट थे नहीं, हाँ वो थोड़ा सा हिस्सा किसका था यहाँ पर, ये चाइना वाला पार्ट था।
तो ये कौन सा भैया, पामीर, ये वाला पार्ट जो रेड वाले के अंदर दिखा, पामीर का पठार किन देशों में, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना। कहाँ पर है भैया, पामीर के पठार। क्या कहा जाता है इसे, विश्व की छत कहा जाता, विश्व की छत। किसे, विश्व की छत, पामीर के पठार को क्या कहा जाएगा भैया, विश्व की छत कहा जाएगा। अब बात आती है पामीर का पठार हमने पढ़ा, हालांकि देख लिया बीच में, पर्वत हमने इसके ऊपर देख लिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत छूट गया जो था हिमालय। क्या था भैया, हिमालय। हिमालय में आपको दिखा दो भाई, इसमें हिमालय पर्वत इसमें लिखा हुआ नहीं दे रखा शायद, दिया हुआ है सुलेमान। देखो हिमालय पर्वत के बारे में लिखो थोड़ा सा, यहीं पर यहीं पर इसी में लिख लो डाल के हिमालय। हालांकि जब हम भारत पढ़ेंगे ना तो तब एक बार और देख लेंगे अच्छी तरह से। अब तो देखो मोटा मोटा देखना, हिमालय है भारत के उत्तर में है, ये भारत के उत्तर में है तथा यह अफगानिस्तान से होकर तथा यह अफगानिस्तान से होकर अफगान से लेकर म्यांमार बर्मा तक फैला हुआ है। देखिए मैं इन चीजों को लिखवा के जाता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगता है बहुत सारा। कहाँ फैला हुआ, बर्मा तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी यह है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, हिमालय है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितने भैया इसकी ऊंचाई, 8800, पहले 48 थी लेकिन अब 1 मीटर बढ़कर कितने हुई, 8849 मीटर है। अब यहाँ से कितना ही बड़ा कर लो इस टॉपिक को, यह भारत के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, भारत के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है इसे हम एक बार देख लें। यदि हिमालय पर्वत ना हो ना भारत में, यदि भारत में हिमालय पर्वत ना हो तो भारत में ठंड इतनी बढ़ जाएगी जितनी कि अमेरिका में होती है। क्योंकि अमेरिका और भारत एक ही अक्षांश पर बसे हुए हैं भैया, एक ही किस पर बसे हुए हैं, अक्षांश पर बसे हुए हैं अमेरिका और भारत। और ये अक्षांश जलवायु में बहुत योगदान देते हैं। तो पता क्या होता, ये जो हिमालय पर्वत है ये रूस के साइबेरिया, तो यहाँ से ठंडी हवा चलती है यहाँ की ओर, रूस के साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है हिमालय पर्वत। अब ठंडी हवाओं को रोक लेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, भारत में अधिकांश ठंड नहीं होगी। पहला रीजन, भारत ठंड से बच गया। दूसरा क्या होगा, जो वर्षा होती है ना, अब यहाँ से वर्षा उठनी शुरू हुई। जब मैं तुम्हें वर्ल्ड वो बता रहा था क्या बताया मैंने तुम्हें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी, तो मैंने तुम्हें बताया था भैया वर्षा के यहाँ से 0 डिग्री लाइन के पास में, ये 0 डिग्री लाइन के पास में वायु ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद में फिर कहाँ जाएगी, वो प्रेशर के नीचे की तरफ जाएगी, उस क्षेत्र में जहाँ पर दबाव कम होगा। तो जब दबाव कम होगा उस क्षेत्र की तरफ चलने लगेगी वो, तो इस हिमालय पर्वत में जो गर्म वायु होती है जिसके अंदर क्या होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, इस हिमालय पर्वत के पास में क्या होगी, टकराएगी इस तरह से।
इस पर यहाँ पर जाकर टकराती है, टकराने के बाद में क्या करती है भैया, वो वर्षा करती है। क्या करती है, वर्षा करती है भारत के उत्तरी भाग में, जो गंगा या ये वाली नदियों के पास में क्या होती है, वर्षा होती है गंगा के दोआब में। और कई राज्यों में क्या होती है भैया, इस कारण वर्षा होती है हिमालय पर्वत के कारण। यदि हिमालय पर्वत ना हो तो भारत में बहुत ही अधिक सूखा होगा, भारत एक मरुस्थल बन जाएगा, ठंडा मरुस्थल, यदि हिमालय पर्वत ना हो तो। इसकी चर्चा तब करेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे भाई। तो क्या हो गया, हिमालय पर्वत खत्म हुए, अब आता है पठार, और अनातोलिया का पठार, इस पर तुर्की की राजधानी अंकारा स्थित है, इसे एशिया की माइनर भी कहा जाता है। मैंने तो बताया था भैया पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। पर्वत तो इस तरह से होते हैं, इस तरह होते हैं भैया, पर्वत तो इस तरह से होंगे, पर्वत तो इस तरह से होते हैं, मतलब पर्वतों की पीक होती है। लेकिन जो पठार होते हैं ना, पठार मुख्य भूमि के सामने होते तो ऊंचे हैं, लेकिन वो इस तरह से होते हैं। यहाँ पर क्या है भैया, ऊपर जाकर समतल, कैसा भाग है भैया, समतल है। क्या है, समतल है। अब मैं तुम्हें बार बार तुर्की दिखाऊं, अंकारा दिखाऊं, तो इतना तो टाइम है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें तुर्की पहले दिखाया था थोड़ी देर पहले। क्या है, तुर्की की राजधानी अंकारा से, तो एशिया का माइनर भी कहा था। एशिया का माइनर कैसा आया था, अनातोलिया के पठार को। उसके बाद था ईरान का पठार। इस पठारी क्षेत्र में ईरान की प्रमुख मरुस्थल दश्त-ए लूट, दश्त-ए काबिल स्थित है। कहां पर, ईरान के पठार में। आता पोर्टवार का पठार। पोर्टवार का पठार कहां पर है भैया, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इसी पठार में स्थित है। पोर्टवार के पठार में क्या आ गया, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित है। उसके बाद में था तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है यह है ठंडा। यह पठार हिमालय पर्वत तथा कुनलुन पर्वत के बीच स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा पर्वत है, पठार है। सब विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा पठार है। कौन सा भी है, तिब्बत का पठार। शान का पठार पूर्वी म्यांमार का पठार है। उसके बाद उस्त युर्त का पठार है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें इतनी समझाने वाली चीजें नहीं है पठार वगैरह में। मैं आपको इनके एक बार लोकेशन दिखा दूं, लोकेशन दिखाऊं मैं आपको इनकी। देखो भी इस मैप में यहाँ पर लिखी है लोकेशन, शायद धुंधला में यहाँ पर लिखा ईरानियन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ ईरान। यहाँ पर आता भैया कौन, कहाँ है वो, तुर्की वाला। यहाँ पर कौन था भैया, तुर्की का पठार स्थित है तुर्की में, जिस पर तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा स्थित है। थोड़ा यहाँ पर आते हैं भैया तिब्बत में। यहाँ पर तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा पठार है। और तिब्बत का जो पठार है सबसे ठंडा क्षेत्र है, अधिकांश ठंडा क्षेत्र। क्यों है भैया ठंडा ये, क्योंकि देखो इधर से तो हवा आ रही। तिब्बत क्या है भैया, हिमालय पर्वत के उस साइड स्थित है, मतलब यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो है ये हिमालय, क्या है यहाँ पर, ये हिमालय है। इस साइड क्या है, ये इस साइड है भारत, और तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है भैया, ये तिब्बत, जिस पर किसने कब्जा कर रखा, चाइना ने। अब यहाँ से हवाएं आ रही हैं, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, इस तरह से तो आ रही हवाएं ठंडी, तो इसे ठंडा तो बना दिया, क्या बना दिया, इसे ठंडा क्षेत्र बना दिया। लेकिन जो हवा यहाँ से उठ रही थी ना, इस हिमालय पर्वत के यहाँ से उठ रही थी इस तरह से, वो कहाँ टकरा कर वर्षा कर गई, वो भारत वाले भाग में वर्षा कर गई। तो इस कारण तिब्बत का पठार कैसा हुआ, ठंडा क्षेत्र पाया जाता, ठंडा मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है तिब्बत के पठार में। उसके बाद आते हैं एशिया के मैदान। देखो पर्वत पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, इसकी थोड़ी थोड़ी लोकेशन के बारे में जानकारी ले ली। तो यदि क्या होता है एनटीपीसी में यहीं से क्वेश्चन यदि आना होगा तो यहीं इस क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, इनके क्वेश्चन करेंगे कल से। तो क्या होगा, मेसोपोटामिया का पठार, यह मैदान पश्चिम एशिया में स्थित है। मेसोपोटामिया, अब मेसोपोटामिया कहाँ के, तो जहाँ के राजा थे सिकंदर मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के मध्य युद्ध होता था, तो वो इसी क्षेत्र से आते मेसोपोटामिया। यहाँ की सभ्यता पाई जाती है, क्या भैया, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो हमारी हड़प्पा सभ्यता के क्या थी, शायद समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि उसके सिक्के वगैरह भी कहाँ मिले हैं भैया, इस सभ्यता में मिले हैं। दूसरा था मंचूरिया मैदान, है चीन में स्थित शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। मंचूरिया का मैदान चीन में स्थित है, वह कैसा, वैसे भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कहाँ पर, चाइना में। हम इन दोनों पठान के एक बार देखेंगे भैया मैदान को। मंचूरिया भाई इसमें देखो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है भाई। अपना जो चाइना आ रहा है शायद इस मैप में दिया हुआ होगा। अब आप एक बार देखो भाई, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे जा रही बीचों बीच होकर के, थोड़ा इससे जा रही, क्या नाम है इस रेखा का, कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा से नीचे का जो पार्ट होगा भूमध्य रेखा के पास तक का, वो कौन सा होगा, वो होगा भैया उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा होगा भैया, वो होगा शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला कौन सा होगा भैया, शीतोष्ण। तो यहाँ पर जो चीजें पाई जाएंगी इस रेखा के ऊपर, इस शीतोष्ण कटिबंध वाले पार्ट में यहाँ पर जलवायु पाई जा रही है, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। वन पाए जा रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध वन, अन्य प्रकार के वन पाए जाते, पतझड़ वाले पाए जाते शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, सदाबहार पाए जाते शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इनके नाम इन चीजों के ऊपर क्या होता है, नामकरण इन चीजों का होता है। तो क्या भी कर्क रेखा के ऊपर में है चाइना, और जब ऊपर में है तो हिमालय पर्वत के पास में यहाँ से भी कैसे ठंडा वातावरण पाया जाता है। तो मतलब शीतोष्ण, शीत भी है थोड़ा थोड़ा उष्ण भी है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान पाए जाते हैं। कहाँ, किसके, मंचूरिया के, आगे भैया मंचूरिया के मैदान। कहाँ पर, चाइना में स्थित है। साइबेरिया, यह रूस में स्थित मैदान है जो यूरेशिया पर्वत से नीना नदी तक विस्तृत है। अब देखो स्टेपी, मैंने तो बताया था सबसे पहले स्टेपी, तो मतलब यूरोप पढ़ा रहा था, तो यूरोप में मतलब यूरोप पढ़ा रहा था, यूरोप में मैंने तो बताया था स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी। अब ये स्टेपी रशिया में थे, यूक्रेन में थे, और कहाँ पर यूक्रेन के आसपास का कौन से मैदान थे भैया, स्टेपी घास के मैदान थे। अब यहाँ आगे भैया साइबेरिया में, साइबेरिया में कौन से भैया, साइबेरिया मैदान रूस में स्थित मैदान है। कैसे मैदान है ये भैया, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध घास के मैदान है। साइबेरिया में स्थित क्या है, शीत कटिबंध, क्योंकि अधिक ठंडी पड़ती है यहाँ पर। क्या पर है भैया, अधिक ठंड पड़ती है, 66 डिग्री, 66 से ही 1/2 डिग्री कहाँ से ऊपर है। यदि मैप को तुमने देखा है पहली क्लास में। आवते तुरान निम्न भूमि, यह शिव दरिया तथा अमू दरिया नदियों के बीच में क्षेत्र मध्य एशिया में स्थित है। उनकी तिरान निम्न भूमि, निम्न भूमि का मतलब क्या होता है, सबसे नीची भूमि जो होती है। जैसे मैंने तो बताया था नीदरलैंड के पास में बताया था मैंने तुम्हें कि भैया यहाँ पर निम्न भूमि पाई जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, समुद्र का पानी होता है ना, उस समुद्र का पानी लहरें खा करके अंदर पहुंच जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस पानी को मोटर चला करके कहाँ भेजते हैं भैया, बाहर फेंकते हैं। तो कैसी थी, एक निम्न भूमि। तो इसके बाद आता है महान साइबेरिया मैदान, यह पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। लगभग वर्ग किलोमीटर मील के क्षेत्र को कवर करने वाला दुनिया की सबसे बड़ी तराई क्षेत्र है। क्या था भैया, तराई, तराई मतलब तराई कहते हैं खातर, क्या कहते हैं इसे, खातर। तराई क्षेत्र मतलब यहाँ पर जल पाया जाता है भूमि के पास पास ही। तो ये कुछ क्या थे, एशिया के मैदान थे। उसके बाद में आते हैं मरुस्थल, एशिया के मरुस्थल। पहला आता रूब अल खाली मरुस्थल। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे मरुस्थल कितनी लंबी टेबल आती है उसे याद कर लो, कुछ नहीं करना, इसमें इंपोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ भैया रूब अल खाली मरुस्थल, यह विश्व का सबसे बड़ा अर्ध मरुस्थल है। टकला माकन मरुस्थल, ये कहाँ का भैया, यह चीन में स्थित ठंडा मरुस्थल है। टकला माकन चीन में स्थित ठंडा मरुस्थल है, मतलब चाइना में है। चाइना है कहाँ पर, चाइना भैया हिमालय पर्वत के उस पार है, साइबेरिया से वहां पर हवा आती है, वर्षा यहाँ पर होती नहीं। तो क्या सब मरुस्थल है भैया, ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पर, टकला माकन मरुस्थल। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिण मंगोलिया में स्थित। मतलब देखो कहाँ पर, ये तो कौन सा पार्ट होगा,
शायद मैं आपसे बात करूँ भाई, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वाला भाग है चाइना का। तो यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाएगा ये वाला, ये कौन सा था भैया, गोबी मरुस्थल। किसका भाग है ये भैया, ये भैया दक्षिण उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित क्या था भैया, एक मरुस्थल है। और मरुस्थल में क्या था, ठंडा मरुस्थल है गोबी। अब इसे याद कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भैया गोबी मरुस्थल क्या था, तो आप मुझे बताएं गोबी कौन से मौसम में चलती है। गोबी चलती है सर्दी के मौसम में, तो इसका मतलब गोबी मरुस्थल क्या था, ठंडा मरुस्थल है। और है कहाँ पर, ये है भैया चाइना में। कहाँ पर, चाइना में और मंगोलिया में। कौन सा, गोबी मरुस्थल। एशिया की नदियां, एशिया की नदियां, इंडस रिवर, टिग्रिस रिवर। सबसे पहले बात करेंगे भैया एशिया की प्रमुख नदियां, इनको मैप पर देखेंगे एक बार। एशिया की प्रमुख नदियां, टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदी, ये नदियां तुर्की, सीरिया तथा इराक में बहती है। इसके बेसिन में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। इसी के बेसिन में यहाँ पर शब्द आया है बेसिन, बेसिन में पाई जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ बहती है, तुर्की, सीरिया और ईरान में। कौन सी नदी बहती है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। अब बेसिन क्या होता है, मतलब देखो भी ये पहाड़ वगैरह है, मैं आपको बताऊं बेसिन में तो पहले बताया था, ये क्या है, पहाड़ वगैरह इस तरह से करके। अब यहाँ से वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद कुछ जल की धारा इस तरह से निकल के आ रही है, कुछ जल की धारा इस तरह से निकल रही है, कुछ जल की धारा इस तरह से निकल के जा रही है। ये तो इस तरह से निकल के आई गई, ये इस तरह से निकल के आ गई, कुछ जल इस तरह से निकल के आ रहा। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये क्या बनी भैया, ये एक नदी का रूप इसने ले लिया। और ये वाला जो पार्ट था यहाँ पर देखना बेसिन, तो इसका ये वाला पार्ट है ना पहाड़ों के बीच का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मतलब जहां से नदी अपना पानी प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं, नदी का बेसिन कहा जाता है। और अधिकांश सभ्यताएं नदियों के बेसिन में पाई जाती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, टिग्रिस नदी के किनारे। क्यों है ये, क्योंकि जो प्राचीन समय था वहां पर धरती से पानी निकालने का कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो अधिकांश लोग क्या करते थे, जो अधिकांश सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे होते थे, क्योंकि वहां से उन्हें पानी लाने में आसानी होती थी। तो उन नदियों के बेसिन में ही पाई जाती हैं अधिकांश सभ्यताएं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभ्यताओं के ऊपर कि भैया बताइए इस नदी के किनारे कौन सी, इस नदी के बेसिन में, इस नदी के सहारे कौन सी सभ्यताएं स्थित है। तो भैया कहाँ पर, टिग्रिस था, ये नदियां कहाँ पे है, तुर्की, सीरिया में बहती है। बेसिन में मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। अब देखो यह कहाँ पर, भगवान भोलेनाथ, यदि जूम करने पर थोड़ा क्लियर दिखा गई तो देखो ये है टर्की वाला पार्ट। जब मैं तुम्हें टर्की बताया था तो ये जो नदी आ रही नहीं ये वाली जो नदी निकल रही इस तरह से, ये जो रेड वाली है, ये इसका नाम क्या, इसका नाम है यूफ्रेटस रिवर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है भाई यूफ्रेटस। और जो ये दूसरी वाली नजर आ रही तुम्हें, ग्रीन वाली, इस ग्रीन वाली का नाम क्या है, इसका नाम है टिग्रिस रिवर। कहाँ गिरती है, ये गिरते पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ में मैप पे आपको दिखाऊं, पर्शियन गल्फ। अब ये टर्की से निकली है, टर्की से निकलते निकलते ईरान, सीरिया, इराक और तुर्की। यहाँ पर देखिए ये वाला छोटा सा पार्ट जो पार कर दिया, ईरान का पार्ट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, पार कर दिया। तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान, इनके बेसों में मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बेसिन में। अब ये नदी गिरती कहाँ है, ये गिरती है पर्शियन गल्फ, पैसिफिक ओशियन में। तो इनसे संबंधित कुछ चीजें थी जो मैंने तुम्हें बताई। देखो वर्ल्ड मैप में ये कहाँ की है, ये बातें यहाँ की हो रही है वर्ल्ड मैप में, ये इस वाले पार्ट की, यूफ्रेटस टिग्रिस वाली। उसके बाद आते हैं भैया हम अपने दूसरी नदी पर, हेमंड नदी। हेमंड नदी यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, हेमंड नदी। हेमंड नदी के किनारे कई युद्ध लड़े गए हैं, आप मुझे उन युद्ध का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हेमंड नदी जो है यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अब देखो हेमंड नदी, शायद यहाँ पर दी हुई हो हेमंड नदी, अफगानिस्तान,
वैसे तो इतना ही ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेमंड नदी, क्योंकि इस मैप में दी नहीं है। होगी कहाँ पर? ये भैया इस वाले पार्ट में होगी, इस तरह से। कौन सी? हेमंड रिवर। कहाँ की? अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आते हैं लीना। लीना यह रूस की सबसे लंबी नदी है। लीना, लीना रिवर कहाँ की? रशिया की सबसे लंबी नदी है। और देखो लीना है कहाँ पर? लीना, ये भैया रसिया वाला भाग है। क्या था? ये रसिया वाला भाग है। यहाँ से नदी निकलती है ये इस तरह से, लीना रिवर। और रसिया में बहती है। कहाँ की नदी है ये भैया? रशिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में कौन सी आती है? आमूर नदी। रूस तथा चीन के बीच सीमा का निर्माण करती है। जो नदियां सीमा का निर्माण करती है ना किन्हीं दो देशों के मध्य, उनमें नदी अधिकांश इंपोर्टेंट होती है। जैसे देखिए मैंने तो बताया था भैया अमेरिका और मैक्सिको के मध्य, जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहा था तो अमेरिका और मैक्सिको के मध्य जो सीमा बना रही थी उस नदी का नाम आप मुझे बताएंगे। आपको भैया अमेरिका और रशिया के मध्य तो कौन नदी सीमा बना रही थी? अमेरिका और किसके मध्य है? मैक्सिको के मध्य है। वहां पर सीमा बना रही थी कौन सी नदी? वहां पर सीमा बना रही थी रियो ग्रांडे नदी। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी? रियो ग्रांडे रिवर कहाँ बना रही थी? अमेरिका और मैक्सिको के मध्य। इस तरह से कौन सी? आमूर नदी रूस तथा चीन के बीच सीमा का निर्माण करते हैं। कौन सी? आमूर रिवर। आप देखेंगे आमूर कहाँ गई? अब देखो रूस तथा चीन के मध्य है, मतलब आमूर नदी के दक्षिण वाला पार्ट किसका भैया? चाइना का है। और ऊपर वाला पार्ट किसका भैया? रशिया का है। तो इस तरह से निकलती है यहाँ से, और यहाँ से बहती हुई दिख रहा है पैसिफिक ओशन में। तो नीचे वाला भाग किसका भैया? चाइना का। ऊपर वाला भाग रूस का है। तो आमूर रिवर रूस और चाइना के मध्य क्या बना दी? सीमा। हवांगो नदी यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि एशिया से नदी से आने की संभावना होती है तो इस नदी से आ सकता है, होंगहो नदी से। क्यों है भैया? ये अवसाद लेकर जाती है। अवसाद मतलब इस नदी में इतना पानी होता है, इतना पानी होता है कि जब इसमें बाढ़ आती है ना तो इसके रास्ते में जो भी कुछ सामान आता है, गाड़ी हो, बंगला हो, किसी का कुछ भी सामान हो, ये नहीं देखती, इसे बहाकर क्या ले जाएगी? बहाकर ले जाती है और समुद्र के मुहाने में ले जाकर छोड़ती है। इतना पानी आता है इसमें। और जिस पानी में अधिकांश पानी होगा वहां पर बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो क्या कारण होगा? उस नदी को शोक कहा जाएगा। तो होंगो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। देखो कहाँ गई इसमें? होंगो रिवर। आमूर रिवर देखो रसिया वाली यहाँ पे भी दी हुई है थोड़ी सी। इस तरह से याद करना क्योंकि चाइना में ही स्थित है। कौन सी? होंगो रिवर। कहाँ पर? चाइना में ही स्थित है। और चाइना की एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक अवसाद लेकर जाती है। चाइना का शोक इसे कहा जाता है। उसके बाद है यांगसी रिवर, एशिया की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आप जाना सबसे लंबी नदी कौन सी? पहले नंबर की नील, दूसरे नंबर की मेजन, तीसरे नंबर की भैया कौन सी? विश्व की, तो आ जाएगी भैया यांगसी रिवर। कहाँ पर स्थित है? देखो चाइना में, चाइना में स्थित है होंगो रिवर, यांगसी। देखो यहाँ से निकलती है ये इस तरह से और होती हुई कहाँ पहुंच जाती भैया? पैसिफिक ओशन के चाइना सी में। कौन सी? यांगसी रिवर। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी भैया? होंगो रिवर। अब आते हैं सिकियांग रिवर, दक्षिण चीन की प्रमुख नदी है। हालांकि इन चीजों को आपको याद करना है अच्छी तरह से। कौन सी? सिकियांग नदी। लाल नदी इसके किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है। इसको वियतनाम ना करके इसको क्या कर लेंगे? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है, इसलिए इंपोर्टेंट है। कौन सी? लाल नदी। अभी तक देखो मैंने तो बताया था, एक तो होंगो रिवर इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि दूसरी सबसे लंबी नदी अधिकांश अवसाद ले जा रही, चाइना का शोक कहा जा रही है। दूसरी नदी कौन सी?
दूसरी आ जाएगी यांगसी, सबसे लंबी नदी है एशिया की, इसका इंपोर्टेंट है। तीसरी आ जाएगी भैया कौन सी, आमूर रिवर। आमूर रिवर इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि चाइना और चीन के मध्य सीमा बना रही है, सीमा बनाने वाली नदी इंपोर्टेंट है। तो सभी हमें याद नहीं करनी होती, हमें केवल वही चीज याद करनी होगी जिसकी कुछ खास बातें होंगी। जैसे सीमा बना रही है कुछ नदी, या कुछ सबसे लंबी नदी है, या कुछ नदियां ऐसी जिनमें क्या हो रही है, बाढ़ आ रही है, हमें ऐसे नहीं सभी नदियों का नाम याद करना है। फिर उसके बाद देखना कुछ ऐसी नदी जिसके किनारे इंपोर्टेंट नगर बसे हुए हो। तो ऐसी नदी आपको इसमें कौन सी दिख रही है, आप कहोगे भैया ये जो लाल नदी है, इस लाल नदी के किनारे एक राजधानी बसी है वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कई तरह से कि वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे से, तो उसका कौन सा आ जाएगा भैया, लाल नदी। मैकांग रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकांग रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी एवं प्रमुख नदी है। चाय फ्रायो नदी, इसके किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाय फ्रायो रिवर। तो इस टेबल में केवल वही नदियां छाट कर दी गई हैं एग्जाम की दृष्टि से जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, नहीं तो 50 से 55 रिवर मैं तुम टेबल में रहता कि इसमें याद कर लो, लेकिन वो याद नहीं करनी होती क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। कहां से क्वेश्चन आते हैं, केवल यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% गारंटी इस चीज की। आज तक जितने भी अधिकांश क्वेश्चन आए हैं 90%, 95% क्वेश्चन इसी टेबल से, यदि एशिया से क्वेश्चन आए हैं तो इन टेबल से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में आती है साल्वेन रिवर, कौन सी भाई, उसके बाद आती है साल्वेन रिवर। यह नदी म्यांमार तथा थाईलैंड, क्योंकि इस टेबल में वही नदियां रखी गई हैं जो या तो किन देशों के मध्य सीमा बना रही हैं, क्या कर रही है, या तो किन्हीं देशों के मध्य सीमा बना रही है, या फिर सबसे लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी है, या फिर अवसाद भाग लाती है। तो साल्वेन रिवर म्यांमार थाईलैंड के बीच में सीमा का निर्माण करती है। भैया एक बार दिखाओ साल्वेन रिवर कहाँ पर है, साल्वेन रिवर कहाँ पर है, तो शायद यदि इसमें दी हुई हो साल्वेन, देखो ये प्यारा क्या लिख रहा भैया, ये वाला पार्ट अपना भारत में दिखा तो मैं, आप कहोगे हाँ हो गया तो भारत है, मैंने कहा कोई बात नहीं, श्रीलंका। तो इसी के पास में जो म्यांमार वाला भाग है ना, ये इसी म्यांमार में ये साल्वेन रिवर यहाँ से निकलती चाइना से, और चाइना से होते हुए इस तरह से कहाँ गिरती है, ये अंडमान निकोबार के पास में, अंडमान निकोबार के पास में दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है म्यांमार के नीचे। उसी के नीचे एक नदी निकलती है ऐसे इरावदी रिवर, इरावदी रिवर, इरावदी रिवर कहाँ गिरती है, ये भी यहीं पर गिर जाती है। तो साल्वेन रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस कारण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार और किसके मध्य, म्यांमार और उसके मध्य क्या बना रही है, सीमा बना रही है थाईलैंड के मध्य। इरावदी नदी है म्यांमार की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी लंबी नदी है। इरावदी नदी को इसलिए याद करूंगी, भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश की सबसे बड़ी नदी पूछ लेगा एग्जाम में। सुरमा नदी पूरी बांग्लादेश की नदी है, भारत में इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बस यदि क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से पूछेगा, सुरमा नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो बराक रिवर के नाम से जाना जाता है। अब आएगी महावेली, महावेली श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चन तो इस तरह से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा श्रीलंका की गंगा किसे कहा जाता है, यहाँ पर इस टेबल में नहीं लिखा हुआ, इसे कहा जाता है श्रीलंका की गंगा, श्रीलंका की गंगा कहते हैं इसे, महावेली नदी को श्रीलंका की गंगा कहते हैं। तो इंपोर्टेंट रिवर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कितना एक साथ। तो ये क्या थी भैया, एशिया की प्रमुख नदियां थी। ये मैंने तो बताया तिब्बत का प्लेट्यू, तिब्बत का पठार है ये तिब्बतन प्लेट्यू का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वत। अब आते इसकी प्रमुख झील है, एक बार इन्हें और देख लेंगे भाई, क्योंकि आज ये भी एशिया खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वही कल तो फिर क्वेश्चन कराना है। बस अब इसकी झीलें रह गई, क्योंकि हमने इसके अधिकांश टॉपिक तो देख लिए। इसकी प्रमुख झीलें कौन कौन सी भाई, तो आती है भैया वान गोल झील, तुर्की की सबसे बड़ी झील है। वान गोल झील कहाँ की है, तुर्की की सबसे बड़ी झील है। मरस सागर इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इसको याद नहीं करना, वान गोल झील को याद नहीं करना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मरस सागर, मरस सागर इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर स्थित। तो इस तरह के पॉइंट याद करने होते हैं। दरिया यूरोप की सबसे बड़ी नदी झील है, नहीं याद करनी। कैस्पियन सागर को एक बात देख लेना, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। मरस सागर से क्वेश्चन होता है, कैस्पियन सागर से आता। इस झील के किनारे विभिन्न देश स्थित हैं, जैसे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जब मैंने तो बताया था एशिया को यूरोप से अलग करना, कौन था देश, एशिया को किससे अलग करना था, एशिया को यूरोप से अलग करना था। कैस्पियन सागर, ब्लैक सी,
मेडिटेरियन सी, तो किससे लग रहे थे? एशिया को, यूरोप को, एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहे थे कैस्पियन सागर। तो इस यहाँ से अरब सागर, यह झील कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान सीमा पर स्थित झील में सील दरिया, अमू दरिया नदियां गिरती हैं। 2 नदियां गिरती हैं यहाँ पर, सील दरिया और अमू दरिया नदियां गिरती हैं। और इसका साइज जो है ना वर्तमान में घटता जा रहा है, किस झील का? अरब सागर का। और कहते हैं किंगाई झील चीन की सबसे बड़ी प्रमुख लवणीय झील है किंगाई झील। बैंकॉक बैकाल झील, ये याद कर लेंगे बैकाल झील, लेकिन जिन पर मैं फोन करता जा रहा हूँ वो वाले टॉपिक याद करने अधिकांश। बैकाल झील रूस में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी कैसी है भैया? मीठे पानी की झील है बैकाल झील। अभी आती है तोनले सैप, कंबोडिया में स्थित पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद नहीं करने, बैकाल झील याद कर लेनी है। उसके बाद आती है भैया बीवा झील, विश्व जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जिनके ऊपर गोला बनाया क्या आपको, उन्हें देख लेना एक बार। देखो यहाँ पर दिया हुआ है मैप, इस मैप में झील जो है बैकाल झील, कौन सी? ये कौन सी है? बैकाल झील सबसे बड़ी झील है। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम है लाडोगा झील। लाडोगा झील कैसी थी भैया? यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी। कहाँ पर स्थित थी? यूरोप के उस भाग में, रशिया के उस भाग में जो एशिया में स्थित है। ये क्या है? प्रमुख औद्योगिक नगर है, प्रमुख औद्योगिक नगर। इसकी टेबल तुम्हें सब चीजें टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या था हमारा आज का एशिया वाला भाग था। तो भाई ये क्या थी हमारी आज की एशिया की क्लास थी। इस क्लास में हमने क्या करा? इस क्लास में हमने एशिया के प्रमुख पर्वत देखे। देखो इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। मैं देख रहे बस हमें इतना पता होना चाहिए कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और कौन सा भाग किस क्षेत्र में स्थित है, कौन सा पर्वत कहाँ है, किन मैदानों को क्या कहा जाएगा, इनकी सबसे लंबी नदियाँ क्या होती हैं, सबसे बड़े पर्वत क्या होते हैं। तो दोस्तों ये क्या थी आज की हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास थी। और इसी के साथ आज हमारा वर्ल्ड मैप कंप्लीट होता है। कल से हम इसके वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।